12 अगस्त 2018 को नासा ने सूरज की तरफ एक छोटे गाड़ी के साइज का पार्कर सोलर प्रोब रवाना किया। 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. उस वक्त इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे वो भी यही कहते थे कि ये कौन सा पागलों वाला मिशन है, क्योंकि ज़मीन पर आज तक कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो 4000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, जबकि सूरज की कोरोना लेयर की टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब 24 दिसंबर 2024 को पार्कर सोलर प्रोब सूरज की कोरोना में दाखिल हुआ। उस वक्त इसने 4,30,000 माइल्स पर आवर की स्पीड गेन कर ली और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इससे सिर्फ 1 घंटे में ज़मीन के 17 चक्कर लगाए जा सकते हैं। ये प्रोब ज़मीन से 500 टाइम्स ज़्यादा सूरज की रेडिएशंस के सामने एक्सपोज है। अब जहन में एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर और सन की रेडिएशंस के सामने होने के बावजूद ये स्पेसक्राफ्ट मिल्ट क्यों नहीं होता है, और नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट और बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च किए और हमारे फ्यूचर में ये क्या मदद कर सकता है। When we were thinking about designing a spacecraft to go to some place that had never been, It's just so crucial to our understanding of the Sun. 3.8 million miles may not sound that close. But it is so challenging, extremely difficult to realize. To get close to the sun is how fast that is? not. Fast enough to fly you from London to New York within 30 seconds. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1958 में जब नासा एस्टेब्लिश हुई तो साइंटिस्ट ने स्पेस में मुख्तलिफ सैटेलाइट्स को भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने मून और दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी किया, लेकिन उनकी जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो सूरज को कैसे स्टडी करे। 1990s की शुरुआत में ही साइंटिस्ट ने सूरज को स्टडी करना शुरू कर दिया था। वो ज़मीन पर बैठकर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से सूरज को स्टडी करते थे। वो सूरज के कलर और वेवलेंथ से उसके टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाते थे। असल में जो लाइट का कलर और वेवलेंथ होता है वो उसके टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है। जो ज़्यादा गर्म चीज़ें होती है वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को खारिज करती है, और जो ठंडी चीज़ें होती है वो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को खारिज करती है। इसी को अगर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझे तो जब हम एक लोहे को आग में गर्म करते हैं तो वो सुर्ख चमकने लगती है। इस वक्त इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद गर्म करें तो ये ऑरेंज बन जाती है और इसके बाद वाइट और फिर ब्लू बन जाती है। इस वक्त इसकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है जबकि इसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो जब वो सूरज को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोट की। उन्होंने ये नोट किया कि सूरज की सरफेस की टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस थी, जबकि सूरज की आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना की टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक थी। इसी फिनोमेना को समझने के लिए साइंटिस्ट 100 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे सूरज की सरफेस की टेम्परेचर उसकी आउटर मोस्ट लेयर से कम है। आमतौर पर सूरज की रोशनी की वजह से ये लेयर हमें नज़र नहीं आता है। इसे सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान देखा जा सकता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से इसे देखा जा सकता है। सूरज की इसी अनोखी फिनोमेना को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी सैटेलाइट पर काम करना शुरू कर दिया कि वो सूरज के इस शदीद टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। लेकिन जाहिर है कि ये बात नामुमकिन थी, क्योंकि ज़मीन पर जो सबसे सख्त मेटल्स है वो टंगस्टन और रेनियम है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट 3420 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रेनियम की मेल्टिंग पॉइंट 3180 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए अगर इन मेटल्स को भी इस्तेमाल किया जाता तो ये मिशन फिर भी इम्पॉसिबल था। In 1958, scientists put a vision that we need to fly a spacecraft within the atmosphere of the Sun. But it is so challenging, extremely difficult to realize that it took us 6 decades to build a system that can fly safely and reliably within the atmosphere of a star. नासा का 1958 से ही इस मिशन को शुरू करने का इरादा था, लेकिन कुछ बजट इश्यूज और कुछ और मसाइल की वजह से ये मिशन पोस्टपोन्ड होता गया। आखिरकार 2009 के बजट में इस मिशन का ऐलान किया गया और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक फिजिस्ट के नाम पर पार्कर स्पेस प्रोब रखा गया। इस मिशन को जब साइंटिस्ट ने शुरू कर दिया तो उनके लिए 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक था कि इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज की शदीद गर्मी से कैसे बचा दिया जाए, और दूसरा बड़ा चैलेंज था कि इस स्पेसक्राफ्ट को ज़मीन से सूरज तक कैसे भेज दिया जाए, क्योंकि ज़मीन से सूरज 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर है। पहले मसले को हल करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में एक स्पेशल हीट शील्ड लगा दिया गया और इसको थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम TPS का नाम दिया गया।
इस शील्ड को एक स्पेशल कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया। ये 4.5 इंचेस मोटी थी और ये 1377 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ 1377 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती थी, जबकि सूरज की कोरोना लेयर की टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक है। ये शील्ड तो खुद सूरज की गर्मी से अपने आप को बचा नहीं सकती थी, तो ये स्पेसक्राफ्ट को कैसे बचाती। इसलिए इस शील्ड की फ्रंट को वाइट सिरामिक पेंट से कोट किया गया ताकि अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जा सके, और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसी शील्ड की वजह से सोलर प्रोब के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। इस प्रोब को पावर करने के लिए इसमें सोलर पैनल्स लगा दिए गए, लेकिन अगर ये भी सूरज की रोशनी के सामने एक्सपोज हो जाती तो ये भी मेल्ट हो जाती। इसलिए इन सोलर पैनल्स को शील्ड की मदद से पार्शियली कवर किया गया और इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में पानी को सोलर पैनल्स के अंदर घुसार कर इनकी गर्मी को कम किया जाता है, बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि कार के रेडिएटर में होती है। अब ये सब कुछ करने के बाद एक और मसला सामने आ गया कि अगर प्रोब की शील्ड की बजाय प्रोब की पिछले वाला हिस्सा सूरज की रोशनी के सामने एक्सपोज हो जाए तो ये सेकंड्स में मेल्ट हो जाएगी। इसलिए पार्कर सोलर प्रोब के इस मसले को हल करने के लिए इसमें एक ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम लगा दिया गया, जो सूरज की सिमत के मुताबिक अपने आप को ठीक रखती है। इस सिस्टम में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो फौरन पहचान लेते हैं कि सूरज की रोशनी कहीं गैर महफूज जगह पर तो नहीं पड़ रही है। अगर कोई गलती हो तो प्रोब की रिएक्शन व्हील्स या थ्रस्टर्स ऑटोमेटिकली प्रोब को सीधा कर देती है और हीट शील्ड को सूरज की रोशनी की तरफ कर देती है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम इसलिए लगाया गया है कि प्रोब को ज़मीन से सिग्नल देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़मीन से सूरज तक सिग्नल पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं और इतने वक्त में सूरज की गर्मी इस सोलर प्रोब को मेल्ट कर सकती है। इसलिए इसमें ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया गया है। अब जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था कि पार्कर सोलर प्रोब को ज़मीन से सूरज तक पहुँचाया कैसे जाए। इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझे तो अगर किसी सैटेलाइट को मून या किसी और प्लेनेट पर जाना होता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अर्थ की ग्रेविटी उस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है, जबकि उसे बाहर स्पेस में जाना होता है। अब जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में जाना होता है तो उसे एक रॉकेट में फिक्स करके उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। सपोज अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के मून तक भेजना हो तो उसे रॉकेट में फिक्स करके अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और फिर सही टाइमिंग, कैलकुलेशन, स्पीड और एंगल से उसे अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। किसी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में लाना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। रॉकेट की मदद से उसे अर्थ के ऑर्बिट में तो लाया जाता है, लेकिन इसके बाद रॉकेट नहीं होती है। लिहाजा स्पेसक्राफ्ट में लगे छोटे छोटे रॉकेट्स की मदद से उसे जमीन के ऑर्बिट से निकाल दिया जाता है। अर्थ और मून के दरमियान जो फासला है वो बहुत कम है, इसलिए इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि अर्थ और सूरज के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इंसानों ने आज तक कोई ऐसा रॉकेट बनाया ही नहीं है जो डायरेक्ट सैटेलाइट को सन तक भेज दे, लेकिन फिर भी इस सैटेलाइट को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट डेल्टा IV हेवी में लॉन्च किया गया। ये रॉकेट 20 लाख पाउंड तक के थ्रस्ट को पैदा कर सकता है और इसके अलावा इसमें एक थ्रस्ट स्टेज अपर बूस्टर था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड मजीद बढ़ गई। जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 36,000 माइल्स पर आवर थी। इसकी स्पीड को मजीद तेज करने के लिए ग्रेविटी असिस्ट को यूज किया गया, लेकिन फिर भी ये सूरज तक जाने के लिए नाकाफी था। इसलिए साइंटिस्ट ने फैसला किया कि इससे सबसे पहले वीनस प्लेनेट पर भेज दिया जाए। वीनस प्लेनेट सूरज का दूसरा करीब तरीन प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पर एक और मसला सामने आ गया। वो मसला ये था कि वीनस का साइज चूंकि छोटा है इसलिए इसकी ग्रेविटी भी कम है, इसलिए एक ही चक्कर में सैटेलाइट वीनस से डायरेक्ट सूरज तक नहीं जा सकता था। पार्कर सोलर प्रोब ने अपने मिशन के दौरान वीनस के 7 फ्लाईबाइज मुकम्मल किए ताकि अपने ऑर्बिट को कम कर सके और सूरज के करीब जा सके। हर एक फ्लाईबाई में सैटेलाइट की स्पीड इंक्रीज होती है और वो सूरज के करीब जाता है। 24 दिसंबर 2024 को पार्कर सोलर प्रोब सूरज से 3.8 मिलियन माइल्स की दूरी तक पहुंच गया और इसने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये सूरज के इतने करीब है, अगर हम ज़मीन से सूरज तक के तमाम डिस्टेंस को 1 मीटर कंसिडर करें तो इसकी सूरज से दूरी सिर्फ 2 इंचेस बनती है। अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2,30,855 माइल्स है और पार्कर सोलर प्रोब के सन के सरफेस से जो डिस्टेंस है वो 3.8 मिलियन माइल्स है। अगर मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को 16 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो ये इतना बनता है जितना कि पार्कर सोलर प्रोब और सन के सरफेस के दरमियान है। अब आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी कह रहे हो कि 2 इंचेस का फासला है और कब कह रहे हो कि 16 टाइम्स बड़ा है। इसी को अगर हम एक छोटी से एग्जांपल में समझे तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट गेन करें तो आप अर्थ से मून तक सिर्फ 1 सेकंड में पहुंचेंगे, और अगर आप इसी स्पीड को गेन करें तो आप अर्थ के सरफेस से सन के सरफेस तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचेंगे।
جب پارکر سولر پروب سن کے کورونا لیئر میں انٹر ہوا تو یہ انسانوں کا بنایا ہوا سب سے فاسٹسٹ آبجیکٹ بن گیا. اس نے 4,30,000 مائلز پر آور کی سپیڈ گین کر لی. یہ اتنی سپیڈ ہے کہ آپ اس سے ارتھ کے سرفیس سے مون تک صرف 33 منٹس میں جا سکتے ہیں. اور جب پارکر سولر پروب سورج کے کورونا لیئر میں داخل ہوئی تو اس نے بھی یہ بات ویریفائی کی جو 100 سال پہلے سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا کہ سورج کے کورونا لیئر کی ٹمپریچر 1 ملین ڈگری سیلسیس ہے. جبکہ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ سورج کی کورونا لیئر کی ٹمپریچر آخر سورج کے سرفیس سے اتنی زیادہ کیوں ہے.